नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सामाजिक अध्ययन की 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज पार्ट 3 है। यानी कि प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 201 से लेकर 300 तक के प्रश्न। इससे पहले मैंने आप लोगों को 200 प्रश्न तक पढ़ा दिया है। यदि आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिए, जिसमें बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों को मैंने लिया है। प्यारे बच्चों, यह जो क्लास है केवल लेवल 2 के लिए है, क्योंकि लेवल 2 के अंतर्गत ही आता है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो जो भी पोर्शन आता है, उन सभी पोर्शन के प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। यदि आप लोग इस 1000 प्रश्न की सीरीज को यदि देखते हैं तो मानकर चलिए कि आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर वह प्रश्न लिए गए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था। तो ऐसे ही बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों को हम अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। यानी कि ये 201 से स्टार्ट इसलिए है क्योंकि प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को 200 क्वेश्चन कवर करवा चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको जाकर जरूर देखिएगा। ठीक, तो वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था 30 मार्च 1947 को, 30 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1950 को। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि जो 30 मार्च की जो तारीख है वो 30 मार्च क्यों जरूरी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 30 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है बच्चों, वो मनाया जाता है राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वहीं आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो मतलब होता है वो कहा जाता है राजाओं का निवास। राजस्थान का मतलब जो है वो क्या है? राजाओं का निवास। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और वहीं वृहद राजस्थान के निर्माण की यदि हम बात करें तो वृहद राजस्थान का जो निर्माण हुआ था बच्चों, वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था ये? 30 मार्च 1950 को हुआ था। तो जब वृहद राजस्थान का जो निर्माण किया गया था उसमें किस किस को मिलाकर किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है कि वृहद राजस्थान का निर्माण जो है वो बीकानेर को मिलाया था। किसको बच्चों? बीकानेर को मिलाया था। और कहीं ना कहीं जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, ठीक है, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर, इन चारों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था ना। जयपुर और एक और क्या है? जोधपुर। इन चारों को मिलाकर कौन से राजस्थान का निर्माण किया गया था? तो वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि हरियाणा, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होना चाहिए कि हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जो कहीं ना कहीं 2 राज्य है जिनकी एक राजधानी है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है बच्चों? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, मनोहर लाल। कभी कभी जनरल अवेयरनेस वाली चीजें भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए इसमें इसको शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे बच्चों वो है बंसीलाल। कौन है? बंसीलाल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को कब सम्मिलित किया गया? अब यहां पर जो वृहद राजस्थान है, इस वृहद राजस्थान में किसको? मत्स्य संघ को कब शामिल किया गया? तो ये 15 मई 1949, 15 मई 1950, 15 मई 1956, 15 मई 1957। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है 15 मई 1949। वैसे मैं आप लोगों से एक बात और यहां पर कहना चाहूंगा बच्चों कि सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठें और यहां पर इन प्रश्नों के साथ साथ अपनी कॉपी में इनके उत्तर भी लिखिए और लास्ट में बताइए कि आप लोगों को 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। 25 मार्च 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वहां कौन सी थी? यानी कि 1948 में जिस रियासत को राजस्थान में शामिल किया गया था वह रियासत कौन थी? तो सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़। अब यहां पर यदि हम बात करें रियासतों के विलय को लेकर तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारत के एक महान व्यक्ति जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं देश में
मरने के बाद भी या शहीद होने के बाद भी अमर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो एकता के लिए जाना जाता है, यानी कि रियासतों का एकीकरण करने में जिसकी महानतम भूमिका रही है वो किसकी रही है बच्चों? तो रियासतों का एकीकरण करने में महानतम भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की, रियासतों का एकीकरण। इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा इन्हीं की याद में 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, चूहीमल तालाब कहाँ स्थित है? तो चूहीमल तालाब जो है वो प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थित है? नुहू में है, पलवल में है, फरीदाबाद में है या गुरुग्राम में है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने कि चूहीमल तालाब कहाँ पर है। तो बताइए सभी बच्चों कि चूहीमल तालाब कहाँ पर है? तो बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को कि चूहीमल तालाब जो है वो कहाँ पर है, ये नुहू में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये? नुहू। अब जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि नुहू जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? नुहू जो जिला है वो किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। जब हम कंप्यूटर में कोई सी चीज देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के अंतर्गत यदि हम किसी चीज़ को डालते हैं या इनके अंदर कोई चीज़ इनपुट की जाती है, यानी कि कोई डाला जाता है, तो प्यारे बच्चों इसे कहते हैं इनपुट। और जो इससे बाहर निकलकर जो चीज़ आती है प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं आउटपुट। उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो अंदर डालने वाली चीज़ को क्या कहा जाएगा? तो इनपुट कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 207वां, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि कंप्यूटर के सभी भाग मतलब कि जैसे कि मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, जिसे कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इन सभी के बीच में एक तरीके से सामंजस्य स्थापित करने वाली यूनिट कौन सी है? तो लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे बच्चों वो है कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? यानी कि जो कहीं ना कहीं सप्तम चरण यानी कि 7वां चरण रहा था जो कि 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था। आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि वर्ष 1956 में जब कहीं ना कहीं एक आयोग बना था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग ये जो फजल अली आयोग था बच्चों, कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। ठीक है, तो इस फजल अली आयोग, हालांकि ये गठित तो 1953 में हो गया था ये आयोग, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इसी के सिफारिश पर 1956 में जब भारत में राज्यों का गठन हुआ तो एक साथ कितने राज्य बने थे बच्चे? तो 14 राज्यों का गठन हुआ था, एक साथ 14 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 6 यूटी का गठन हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वहीं 1 नवंबर 1956 में कहीं ना कहीं उस समय भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश का भी नाम आता है जो उसी समय यानी कि 1 नवंबर 1956 को बना था। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो भारत का एक राजकीय दिवस जो कि मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो 7वें चरण में किसको शामिल किया गया? मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही, अजमेर व आबू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों अजमेर व आबू। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया? तो राजस्थान के बारे में मैंने बताया कि राजस्थान का मतलब होता है राजाओं की भूमि। तो इस राजाओं की भूमि के स्थान को राजस्थान किस व्यक्ति ने कहा? तो कर्नल टॉड ने कहा, जॉर्ज टॉमस ने, केसरी सिंह ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कर्नल टॉड ने। किसने कहा है? कर्नल टॉड ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कितने राजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? मतलब ऐसे कितने राजवाड़े हैं या कितनी रियासतें हैं जिनको मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? तो 18 है, 16 है, 20 है, 19 है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो है 19। कितने राजवाड़ों को मिलाकर? 19 राजवाड़ों को मिलाकर। चलिए अगला प्रश्न, और बहुत ही शानदार खूबसूरत सा प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान निर्माण के समय कोटा के किस शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया? यानी कि जब संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो रहा था तब कोटा के शासक जो थे उनको उपराज प्रमुख बनाया गया था, तो वो कौन थे? तो भीम सिंह, पृथ्वीराज, अजीत सिंह, राज सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों भीम सिंह। क्या है? उत्तर है भीम सिंह, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ? यानी कि राजस्थान राज्य में जब राजस्थान का गठन हो गया उसके बाद में या उससे पहले? तो ऑप्शन है आपके सामने 7/11/1949, 31/10/1956,
1/11/1956, 14/11/1956। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान राज्य के अंतर्गत राज्यपाल पद का जो सृजन हुआ था यह हुआ था 1/11/1956, यानी कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो राज्यपाल है, इस राज्यपाल के बारे में आपको पता होगा कि भारत के अंतर्गत जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रमुख होता है, भारत के अंतर्गत कौन प्रमुख होता है? राष्ट्रपति प्रमुख। तो उसी राष्ट्रपति प्रमुख की तरह ही होता है कौन? राज्यपाल। और लेकिन ये राज्यपाल देश का नहीं, ये किसका प्रमुख होता है? तो ध्यान रखना, राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्य का प्रमुख कौन होगा बच्चों? राज्यपाल होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं राज्यपाल के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जितने भी कॉलेज होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं महाविद्यालय होते हैं, उनके कुलपति जो होते हैं, उनके कौन? कुलपति। तो उन कुलपति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना जाता है? तो राज्यपाल को। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। आप लोगों को पता है यहाँ पर राजस्थान के प्रश्न ज्यादा बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फोकस प्यारे बच्चों किसको लेकर है? रीट को लेकर है, इसलिए इसमें ज्यादा प्रश्न किसके हैं? राजस्थान के। तो डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह, बसंतराव पाटिल, गुरुमुख निहाल सिंह। तो राजस्थान के प्रमुख यानी कि प्रथम राज्यपाल की यदि हम बात करें बच्चों, तो उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। क्या था? गुरुमुख निहाल सिंह था। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा के अंतर्गत जो विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना हुई है कब हुई? 19 अगस्त 1997, 15 अगस्त 1966, 1 सितंबर 1997, 12 अगस्त 1972। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों 19 अगस्त 1997। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है? तो जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, जयपुर बीकानेर, जयपुर अजमेर। तो 215वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों जयपुर और जोधपुर है, जहां पर कौन सी व्यवस्था है? पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है, उन आरक्षित क्षेत्रों की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, और वो भी कहां पर? तो ध्यान रखना, विधानसभा के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो विधानसभा है उसमें एससी और एसटी के लिए जो उम्मीदवार के लिए आरक्षित सीट है उनकी संख्या 36-23, 34-35, 25-34, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 34-35। कितने हो जाएंगे? 34-35 हो जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो विधानसभा सीट की संख्या है वो कितनी है, ये आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि यहां पर जो लोकसभा की सीटों की संख्या है राजस्थान के अंतर्गत, तो राजस्थान के अंतर्गत लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 25 है। ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन विधानसभा की सीट के बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? यानी कि राजस्थान के अंतर्गत जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी है को पहली बार क्या जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2021 में, 2013, 2009, 2018। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों 2009 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? यानी कि एक तरीके से जो जॉइंट राजस्थान है उसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1947, 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1949, 25 मार्च 1950। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? 25 मार्च 1948। कब हुई थी? 25 मार्च 1948। बाकी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो वृहद राजस्थान था, उस वृहद राजस्थान की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो वृहद राजस्थान की जो स्थापना हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949। ठीक, ये सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था, ये आपको अभी भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख है, यानी कि जो राज्य का प्रशासन के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन है? तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, संभागीय आयुक्त हैं, राज्य के महाधिवक्ता या राज्य के राज्यपाल। तो प्यारे बच्चों, जो राज्य प्रशासन के विधित, यानी कि विधित का मतलब है कानूनी रूप से, किस रूप से बच्चों? कानूनी रूप से जो प्रमुख है वो कौन है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो है खेजड़ी। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं कहीं ना कहीं राजकीय वृक्ष के साथ में आपको पशु के बारे में बता दूं कि राजस्थान राज्य का राजकीय पशु जो है एक तरीके से पालतू के बारे में भी पूछा जाता है। तो पालतू जो है बच्चों वो है ऊंट, ठीक है। और कहीं ना कहीं जंगली जानवर के बारे में भी पूछा जाता है कि राजस्थान का जंगली जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, तो वो है चिंकारा, ठीक है। और कहीं ना कहीं पक्षी के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है, पशु पक्षी वृक्ष का एक साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पक्षी है गोडावण। कौन सा है बच्चों? गोडावण। तो यहां पर हमसे पूछा है वृक्ष के बारे में, तो राजस्थान का कहीं ना कहीं राजकीय वृक्ष के रूप में रोहिड़ा नाम भी आता है, रोहिड़ा भी बोलते हैं उसको, खेजड़ी के साथ साथ क्या बोलते हैं? रोहिड़ा, रोहिड़ा भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने आ जाता है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है क्या? टोकोमेला उंडुलता, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सीडियम गुआजावा, ओरिजा सातिवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टोकोमेला उंडुलता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, यानी कि मंत्री परिषद क्या है? तो एक तरीके से वहां पर जितने भी मंत्री होते हैं उन मंत्रियों की संख्या को मंत्री परिषद कहते हैं। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 25, 30, 35, 40। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 30। तो राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 30 हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, ALU का पूरा नाम बताइए। कि प्यारे बच्चों, ALU का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अरिथमेटिक लार्ज यूनिट है, अर्थमेटिक्स लॉग यूनिट है, या उपयुक्त समी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही है, इसका सही उत्तर होगा ए वाला। चलिए, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है। देखो, विद्युत से चलती है, मानव चलाता है, पावर मशीन भी, लेकिन जो मुख्य रूप से इसका उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा कि कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बिना इलेक्ट्रॉनिक मशीन के आज वर्तमान में हम कुछ काम नहीं कर सकते। सारा का सारा जो कार्य होता है बच्चों वो किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो पंचायत अधिनियम है वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में किसकी स्थापना की गई थी बच्चों? ग्राम पंचायत। तो 1950, 1953, 1956, 1959। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों, किस क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1953। क्या हो जाएगा? 1953 हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एक बात आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे, और वो बात ये है कि ग्राम पंचायत की जो विचारधारा है कि हर एक गांव में ग्राम पंचायत होना चाहिए, तो ग्राम पंचायत की जो विचारधारा है वो किस व्यक्ति की थी बच्चों? तो ये गांधी जी की विचारधारा थी, ठीक है। वो गांधी जी की इसी विचारधारा के आधार पर हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल जुड़ा? आर्टिकल 40, जो किससे जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायतों से जुड़ा है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले नगर पालिका, प्यारे बच्चों, जैसे कि एक जो बड़ा क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जहां पर लगभग 2 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो उस क्षेत्र को एक तरीके से नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका कहां पर स्थापित की गई थी? तो 1864 में माउंट आबू, 1866 में अजमेर, 1867 में ब्यावर, 1869 में जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1864 में माउंट आबू। तो यहां पर इसको स्थापित की गई थी 1864 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चिंकारा, बाघ, स्लॉथ, भालू। स्लॉथ भालू या सारस्क्रेन। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे एक ही नाम दे रखा है तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चिंकारा। वहीं बाघ की यदि हम बात करें तो इसके बारे में आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बच्चों, क्या भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु याद रखिएगा बाघ है। और इसके बारे में बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों? तो ये नाम है किसका? बाघ का। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने,
गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? यानी कि गोडावण राजस्थान का क्या है बच्चों? राजकीय पक्षी है। इस गोडावण को जिस नाम से जाना जाता है उसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या जो गोडावण है, इसे कब राजकीय पक्षी घोषित किया गया? 1981, 1991, 1983, 1978। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों 1981। क्या हो जाएगा? 1981 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत जो आप सीरीज देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान या यानी कि सामाजिक अध्ययन की जो सीरीज देख रहे हैं, इस सामाजिक अध्ययन की सीरीज में टोटली आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। यानी कि आप लोगों को जैसा बताया गया है वैसे प्रॉपर आप लोगों की इसमें क्लासेस लग रही है। आपसे कहा है 1000 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बस आप जुड़े रहिए। आपको धीरे धीरे देखते हुए पूरे टोटल 1000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि पूरे सामाजिक अध्ययन को लेकर हैं। उम्मीद करता हूं कि और आप किस्मत है कि हो सकता है इसी 1000 सीरीज में से आपके सामने प्रश्न आ जाए। ठीक। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। मतलब कौन इसके अधीन नहीं है? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग या वित्त विभाग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा क्या? सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उनके कहीं ना कहीं नियंत्रण अधीन में ये नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 229वां। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यानी कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो अपने कार्यों का प्रतिवेदन किसको देते हैं? तो राजस्थान ही नहीं बाकी सभी राज्य के लोक सेवा आयोग जो हैं अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं वो क्या विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष, मुख्य सचिव के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष या राष्ट्रपति के समक्ष? तो प्यारे बच्चों, सारे के सारे जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो अपनी रिपोर्ट जो पेश करते हैं वो राज्यपाल के समक्ष करते हैं। किसके समक्ष करते हैं? ये राज्यपाल के समक्ष। चलिए अगला प्रश्न है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? मतलब हिंदी की पहली जो कहानी लिखी गई है उसकी लेखिका कौन है? तो चंद्रकाल, बंग महिला, सुमित्रा नंदन पंत, सत्यवती। तो उनका नाम है प्यारे बच्चों बंग महिला। कौन है? बंग महिला। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय किसान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 20 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि किसानों के हित के लिए जो दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है एक दिवस और 1 मई। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा 1 मई को मनाते हैं श्रमिक दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो प्यारे बच्चों यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भक्ति काल। किस काल को? भक्ति काल जो है इसे कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि एक और नाम जो कि कहीं ना कहीं स्थापत्य कला का, जैसे अलग अलग नाम आते हैं कि हिंदी का स्वर्ण काल किस व्यक्ति के काल को कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण काल जिस व्यक्ति के काल को कहा जाता है वो अकबर का काल था। ठीक है बच्चों। और वहीं कहीं ना कहीं स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस व्यक्ति के काल को कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है बच्चों वो कहीं ना कहीं शाहजहां के काल को कहा जाता है। और वहीं एक और प्रश्न आता है और वो प्रश्न क्या है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसका? चित्रकला का स्वर्ण युग या चित्रकला के लिए जिसके काल को याद किया जाता है वो किसका काल था बच्चों? तो वो जहांगीर का काल था। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि रहीम, स्वयंभू, कबीर, सूरदास। तो हिंदी का आदि कवि माना जाता है बच्चों स्वयंभू को। किसको माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, अब यहाँ पर आपके सामने प्रश्न ही आ गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। तो सभी बच्चे मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना स्वर्णिम युग। लेकिन अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहां पर स्थापत्य के बारे में पूछा है कि हिंदी के काल के बारे में पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर पूछा गया है स्थापत्य कला के बारे में। किसके बारे में? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा गया है। अब आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है।
भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग जो है वो राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी सुरंग के रूप में जिसका नाम आता है जवाहर सुरंग, इस ये देखा जाए तो कहाँ पर है? ये जम्मू और कश्मीर में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर इनमें से कौन से हिंदू देवता को समर्पित है? यानी कि जो कंबोडिया है, इस कंबोडिया देश के अंतर्गत कौन सा मंदिर है? अंकोरवाट मंदिर है। वो कौन से देवता को समर्पित है? ब्रह्मा जी को, गणेश जी को, शिव को, विष्णु को। तो कंबोडिया का जो अंकोरवाट मंदिर है बच्चों, ध्यान रखना, वो किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है। और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे, इन ब्रह्मा जी के 4 अलग अलग भागों से कहीं ना कहीं किसकी उत्पत्ति होती है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, जिसका वर्णन प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देना कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इनका वर्णन मिलता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ब्राह्मण, ठीक, कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो परम पूज्य यानी कि ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। कहीं ना कहीं क्षत्रिय की उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ से होती है? तो इनकी भुजा से होती है। और कहीं ना कहीं वैश्य या फिर शूद्र की, यदि हाँ वैश्य की यदि हम बात करें कि वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है बच्चों, तो उनकी जंघाओं से होती है। और शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो उनके पैरों से होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि पहले वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन बाद में ये किस पर आधारित हो गई? ये जन्म पर आधारित हो गई। लेकिन पहले की यदि अपन बात करें तो कर्म पर आधारित हुआ करती थी। चलिए, बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? तो बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे बच्चों? भिवानी, हिसार, सिरसा, कैथल। तो ये जिस जिले के रहने वाले थे वो जिला था भिवानी। कौन सा जिला था बच्चों? भिवानी था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भिवानी में पहली बार नहर कब लाई गई? अब मतलब आप लोगों को ये पता हो गया कि भिवानी कहाँ पर पड़ता है? तो भिवानी पड़ता है हरियाणा। और इसी भिवानी या फिर हरियाणा के एक प्रमुख व्यक्ति कौन थे? बनारसी दास। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बनारसी दास, ठीक है। तो यहां पर यदि प्रश्न आया है कि पहली बार नहर कब लाई गई बच्चों, तो 1890, 1891, 1892, 1893। तो भिवानी में पहली बार जो नहर लाई गई बच्चों वो लाई गई थी 1893 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कबड्डी के खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, आप लोगों ने कबड्डी को खेला होगा, तो कबड्डी के बारे में आपको ध्यान होगा बच्चों। तो कबड्डी के खेल में यदि देखा जाए तो कितने विद्यार्थी होते हैं या कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। वहीं आप लोगों को पता होगा, जैसे कि यदि हम हॉकी की बात करें, ठीक है, वहीं क्रिकेट की यदि हम बात करें तो हॉकी और क्रिकेट के अंतर्गत जो खिलाड़ी हैं बच्चों उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पंचमहल इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? जो पंचमहल है ये कहाँ पर है? तो आगरा में है, बरेली में है, फतेहपुर सीकरी में है, अलीगढ़ में है। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंचमहल जहाँ पर स्थित है वो स्थान कौन सा है? फतेहपुर सीकरी है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 241वां, कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाती है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है बच्चों जिसे दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। तो कावेरी है, तुंगभद्रा है, गोदावरी है, कृष्णा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है बच्चों गोदावरी, ठीक। बाकी मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो बारहमासी है, एकमात्र नदी प्यारे बच्चों जो कैसी है? 12 मासी है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं 12 महीने पानी प्रवाहित होता रहता है। तो ऐसी नदी केवल एक है जो कि है प्यारे बच्चों कावेरी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन बने थे या कौन बनी थी? तो प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीवी, इंदिरा गांधी है या अन्य? तो महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो महिला प्रधानमंत्री बनी थी प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वही थी जिन्हें कहीं ना कहीं आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं की यदि हम बात करें तो भारत की ऐसी पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली, क्या बच्चों?
भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला के बारे में पूछे तो वो भी कौन थी? इंदिरा गांधी। बाकी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में बात करें कि पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पहली राष्ट्रपति। और कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 243वां, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? तो जो हमारी संविधान सभा थी बच्चों, उस संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, के अध्यक्ष। तो प्यारे बच्चों, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन्हीं को कहीं ना कहीं भारत के किसके रूप में चुन लिया गया था? राष्ट्रपति के रूप में उनको चुन लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल कब से लेकर कब तक था? जो हर्षवर्धन था, जो कि कौन से वंश का था बच्चों? तो ध्यान रखना, ये वर्धन वंश का शासक था। कौन से वंश का? वर्धन वंश का शासक था। इसी वर्धन वंश के शासक में जो जो राजा हुए हैं उनमें नाम आता है क्या बच्चों? तो पुष्यकर वर्धन नाम आता है। इसी में नाम आता है इन्हीं की एक बहन के बारे में जिनका नाम राज्यश्री का नाम आता है। एक नाम इनके भाई या इनके बारे में नाम आता है बच्चों राज्यवर्धन, ठीक है। तो राज्यवर्धन, राज्यश्री, हर्षवर्धन, ये सब वर्धन वंश के ही रहे हैं। तो इसका जो कार्यकाल रहा है बच्चों वो 600, 200, 665, 600 से 658, 564 से 600, 606 से 647। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है 606 से 647। अब बात यहाँ पर आती है कि हर्षवर्धन जो है, इसी हर्षवर्धन के काल में ही कौन भारत में आया था बच्चों? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हेनसांग भारत आया था। कौन आया था? हेनसांग भारत आया था, जिसने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी की थी? सी यू की। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो ऐसा अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 157। तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है बच्चों ये? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 144, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 46वां, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से खालिस्तान वर्ष तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो 5 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो रहेगी 5 वर्ष तक। कब तक रहेगी ये? 5 वर्ष तक। मतलब कि एक तरीके से कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो वो जब तक भंग ना हो जाए तब तक पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कब तक रहेगी ये? 5 वर्ष तक रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किस प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? ठीक, मतलब किस चीज की सुरक्षा के लिए वो आशा नहीं करता है? ये चौथा क्या है प्यारे बच्चों? ये चौथा हमारा भाग है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो किसकी सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये कहता है क्या? नौकरी पेशा, ठीक। और महिलाओं के मातृत्व के अवकाश के लिए, ये मातृत्व के लिए अवकाश तो है लेकिन यहां पर जो शब्द लिखा नौकरी पेशा इसको नहीं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से वहां कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? मतलब भारत की आजादी के बाद जो पहला क्षेत्र जो भारत में शामिल हुआ था वह कौन सा? सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों दादर और नागर हवेली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? यानी कि भारत के संविधान को तैयार करने में किसी एक देश का हिस्सा नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों से इसमें चीज़ों को लिया गया है। तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो हमारे भारत के संविधान का लगभग 50% हिस्सा जहां से बना है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से, 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है,
ठीक है, मतलब 50% चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। बाकी संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था जो ली गई है वो यूएसए से, यूके से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से। तो संघीय व्यवस्था को जो प्यारे बच्चों लिया गया है वो स्विट्जरलैंड से। चलिए अगला प्रश्न है, गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह 250 गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम हाइड्रोजन से हल्की होती है। हाइड्रोजन जो है हीलियम से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, आधा है मतलब बहुत ज़्यादा है, या अधिक स्थायी है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो अधिक स्थायी है। क्या है ये? अधिक स्थायी है, इसलिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 251वें नंबर का, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है क्या कहलाती है? यानी कि जब कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो जो वर्षा ऋतु कब आरंभ हो जाती है बच्चों? तो जून जुलाई में आरंभ हो जाती है। कब आरंभ हो जाती है? जून जुलाई में। तो कहीं ना कहीं जून जुलाई में आरंभ होती है, तो सबसे पहले जहां पर वर्षा होती है वो है केरल। कहाँ पर? यानी कि सबसे पहले मानसून यदि कहीं पे आता है बच्चों तो वो आता है केरल में आता है, फिर धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में आगे आता है। तो जब मानसून आता है तो कौन सी फसल बोई जाती है? तो रबी की, खरीफ की, जायद की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा ऋतु के समय जो फसल बोई जाती है बच्चों वो है खरीफ की फसल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? मतलब रबी की फसल कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। अब रबी की फसल के बारे में आपको ध्यान होगा कि रबी की फसल कौन सी होती है। तो रबी की फसल वो होती है बच्चों जिन्हें कहीं ना कहीं शीत ऋतु में बोया जाता है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में, यानी कि कहीं ना कहीं हम कहें तो जिन्हें अक्टूबर एवं नवंबर में बोया जाता है। ठीक, और आगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्च एवं अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। तो इस प्रकार की फसलें जो होती है वो रबी फसल के अंतर्गत आती है। तो इसमें चावल, चना, मोटे अनाज, कपास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों चना। क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा, जो कि एक तरीके से कौन सी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो प्यारे बच्चों गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? दूसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? मतलब जिनमें कहीं ना कहीं क्या पाई जाती है बच्चों? फली पाई जाती है, वो फसल कौन सी है? तो दालें हैं, मोटे अनाज है, ज्वार है, तिल है। तो एक तरीके से प्यारे बच्चों जिसमें फली पाई जाती है उसमें नाम आ जाएगा आपका मोटे अनाज। क्या जाएगा? मोटा अनाज। और कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो पूरे वर्ष 2023 को कहीं ना कहीं मोटे अनाज के विकास के लिए इस वर्ष को घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बॉक्साइट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसका अयस्क है ये। तो बॉक्साइट एक तरीके से बच्चों यह है एल्यूमिनियम का अयस्क। किसका अयस्क है ये? एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसके निक्षेप जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मेघालय पठार, मालवा पठार, अमरकंटक पठार, तिब्बत पठार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों तिब्बत का पठार, जहां पर बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न कोटि वाला भूरा कोयला है? यदि कोयले की यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि कोयला भी अलग अलग गुणवत्ता वाला होता है। कोयला भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो मुख्यतः प्यारे बच्चों कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है। तो ये 4 भाग पहला ही लिखा ही है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, यह अलग अलग प्रकार का। तो इसमें सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो सबसे निम्न क्वालिटी वाला जो होता है वो होता है पीट कोयला। बाकी जो सबसे उच्च क्वालिटी वाला कोयला होता है, उच्च गुणवत्ता वाला होता है, वो होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और मजेदार प्रश्न। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? मतलब ऐसी कौन सी चट्टान है जिनमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों किसका खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, मतलब जो जमा होते रहते हैं? तो अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो है अवसादी चट्टानें। ठीक, इन्हीं अवसादी चट्टानों में यदि देखा जाए तो इन्हीं चट्टानों में भी ईंधन भी पाया जाता है।
ईंधन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, ईंधन भी भरपूर मात्रा में क्यों पाया जाता है? क्योंकि बच्चों इन्हीं औषधि चट्टानें जो होती है, इन्हीं चट्टानों के को बोलते हैं परतदार चट्टान। इन्हीं को क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। या इन्हीं चट्टानों में यदि देखा जाए तो इन्हीं चट्टानों में ज्यादातर पाया जाता है बच्चों जीवाश्म। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? पेट्रोल या फिर खनिज तेल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लोह अयस्क का प्रकार नहीं है, मतलब लोह अयस्क का प्रकार कौन सा नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, बॉक्साइट। तो लोह अयस्क का प्रकार जो नहीं है बच्चों वो है बॉक्साइट। ठीक, क्योंकि बॉक्साइट जो है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। सर अयस्क क्या होता है? अयस्क मतलब प्यारे बच्चों जिससे उनको प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से ऊर्जा खनिज का उदाहरण है। ऊर्जा खनिज मतलब जिससे कहीं ना कहीं क्या प्राप्त होती है बच्चों? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ऊर्जा एक ऐसा तत्व है या ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसे कहीं ना कहीं बनाया नहीं जा सकता और जिसे कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं? समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है, केवल ऊर्जा का क्या होता है बच्चों? रूपांतरण होता है। तो उसी प्रकार आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऊर्जा का 10% का नियम, तो ऊर्जा का 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो ऊर्जा का 10% का नियम बच्चों दिया गया है लिंडमान के द्वारा। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का उत्तर क्या जिंक है, कोयला है, तांबा है, लोहा है? तो ऊर्जा खनिज का उदाहरण है बच्चों कोयला, क्योंकि कोयले से भी क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? मतलब कठोरतम जो है वो कौन सा है? तो प्यारे बच्चों बॉक्साइट, हीरा, लोहा, सेल खड़ी। तो सेल खड़ी की यदि अपन बात करें तो इस सेल खड़ी का जो प्रयोग है एक तरीके से देखा जाए तो मनके वगैरह जो बनाते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहीं सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है हीरा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी तरह से एक और बात बता दूं, ऐसी कौन सी गैस होती है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है बच्चों? तो उसे Hg यानी कि पारा बोलते हैं या फिर उसको मरकरी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये कमरे के ताप पर क्या रहती है बच्चों? द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 261वां, निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला लोह अयस्क है? मतलब जिसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी है ऐसे लोहे का अयस्क कौन सा है? तो प्यारे बच्चों सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है हेमेटाइट। कुछ स्थानों पर मैग्नेटाइट भी दे रखा होता है तो एक बार आप लोग चेक कर लें, लेकिन अधिकांशतः इसकी जगह मिलेगा आपको हेमेटाइट। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है 262वां, निम्न में से कौन सा राज्य अलोह खनिजों में धनी है? यानी कि ऐसा राज्य जहां पर धातु मतलब लोहे वाले खनिज नहीं पाए जाते हैं, इसके अलावा दूसरे खनिज बहुत ज्यादा। अलोह का मतलब जो अलोह खनिजों में धनी है, जिसमें लोहा नहीं लेकिन लोहे के अलावा यदि देखा जाए तो पत्थर वगैरह की मात्रा वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में है, जैसे चूना पत्थर, बलवा पत्थर, सेल खड़ी, इस प्रकार से पत्थर वहां पर ज्यादा है, जिप्सम वहां पर ज्यादा है। तो ऐसा राज्य राजस्थान, केरल, बिहार, पंजाब। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान, यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है ए वाला उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि ऐसा राज्य जहां पर किसका उत्पादन होता है बच्चों? बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो वह राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों बॉक्साइट। बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है वो उड़ीसा में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र गोवा पेटी के लौह अयस्क का निर्यात करता है? प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा निर्यात, यहाँ पर दो कंडीशन होती है। एक तो निर्यात यानी कि जिससे जो हम वस्तुओं को भेजते हैं वो निर्यात, और जहां से हम वस्तुओं को बुलवाते हैं वो होता है आयात। वस्तुओं को बुलवाना कहलाता है आयात और भेजना कहलाता है निर्यात। तो इन्हीं पर ध्यान रखने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई है भारत में, जो कि है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो कहीं ना कहीं लौह अयस्क का निर्यात करता है वो कौन है? कौन सा बंदरगाह? मारमा गोवा, कांडला, न्यू मंगलोर, मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? मारमो गोवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ
चट्टानों के अपघटन से बनता है। मतलब एक तरीके से चट्टानों के अपघटन से बनने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा, तो कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। यानी कि जो झारखंड राज्य है, इस झारखंड राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र बच्चों, कोडरमा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, यहाँ पर कौन से खनिज का उत्पादन ज्यादा होता है, तो बॉक्साइट का, अभ्रक का, लौह अयस्क का, तांबा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों अभ्रक का। सर अभ्रक क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो तार के खंबे होते हैं बच्चों, उन तार के खंबे के ऊपर जो लाइट, एक खंबे से दूसरे खंबे पर जो लाइट लगाते हैं, वो लाइट लगाने में जो एक तरीके से ऐसा गोल संरचना वाला एक गिरगिटी टाइप से जो बना होता है वो होता है अभ्रक। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। जो मोनाजाइट रेत होती है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बच्चों खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थोरियम। यानी कि मोनोजाइट रेत में क्या पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। जो कच्चा माल है उस कच्चे माल के आधार पर उद्योग की यदि हम बात करें बच्चों तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना, जैसे कृषि पर आधारित हो जाएंगे, वन पर आधारित हो जाएंगे। ठीक, ये आप इस तरह से इनको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। मतलब ऐसा कौन सा उद्योग है जिसका हम उपयोग करते हैं, उपभोक्ता उद्योग है। ठीक, यानी कि उपभोक्ता कौन होता है, जो किसी वस्तु का इस्तेमाल करता है। तो लौह इस्पात उद्योग, अमूल डेयरी उद्योग, तांबा उद्योग, साइकिल उद्योग। तो इस उद्योग का नाम है प्यारे बच्चों अमूल डेयरी उद्योग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 270वां। आप लोगों को मैंने बताया है कि जो रीट के अंतर्गत लेवल 2 है, उस लेवल 2 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन की प्यारे बच्चों हमारी 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है। और इस 1000 प्रश्न की सीरीज में यह तीसरी क्लास है जिसमें हम टोटली 201 से लेकर 300 तक प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चली होगी। और यदि वीडियो में आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्योंकि ये परिवार आप ही का परिवार है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है, मतलब जो खाद से जुड़ा हुआ उद्योग है बेटा वो कौन सा है, तो डीएपी उद्योग, अमूल डेयरी उद्योग, गन्ना उद्योग, साइकिल उद्योग। तो उस उद्योग का जो उर्वरक से जुड़ा हुआ है ध्यान रखना वो है डीएपी उद्योग। अब उर्वरक से मैं आप लोगों को बता दूं ये क्या करता है उर्वरक, ये कुछ समय के लिए मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। उपजाऊ क्षमता को क्या कर देता है बच्चों, उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बढ़ा तो देता है लेकिन कुछ समय बाद इसके क्या करता है, ये मृदा की उपजाऊ क्षमता को खत्म भी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है, तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 272वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। मतलब ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें हमें कच्चा माल जो है जो किससे प्राप्त होता है, कृषि से। तो चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा बच्चों, चीनी उद्योग हो जाएगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऐसा कौन सा उद्योग है जो कहीं ना कहीं बच्चों किसको, चूना पत्थर को किसके रूप में उपयोग करता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी। तो सिंपल सा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों सीमेंट। एक तरीके से सीमेंट की यदि हम बात करें तो इस सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वो किसके रूप में होता है, कच्चे माल के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। ऐसा कौन सा उद्योग है जो कहीं ना कहीं दूर बैठे हुए लोगों से बात करने
के लिए जो यंत्र बनाते हैं उनके लिए, और कहीं ना कहीं कंप्यूटर को बनाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। तो स्टील, एल्यूमिनियम प्रगलन, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्यारे बच्चों वो उद्योग हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि बंगलुरु में ही इसी प्रकार से जो हमारे सीम वगैरह है उनका निर्माण, सीम के अंतर्गत जो एक तरीके से चिप लगी होती है उसका निर्माण बंगलुरु में होता है। इसीलिए बंगलुरु को जिस नाम से जाना जाता है सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, सिलिकॉन वैली कहा जाता है बंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बंगलुरु। और बंगलुरु को हालांकि एक और नाम से भी जाना जाता है बगीचों का शहर। क्या बोलते हैं बच्चों? बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? बंगलुरु को। चलिए अगला प्रश्न है, दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, यानी कि दो बहुत दूर दूर स्थान हैं, एक तो पूर्व में है एक पश्चिम में है, वो किस गलियारे के द्वारा जुड़े हैं? तो मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सिलचर तथा पोरबंदर। चलिए अगला प्रश्न है, स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। मतलब एक तरीके से जो स्थान को परिवर्तित करने वाली जो हानि है उसकी देरी को घटाने वाला कौन सा परिवहन है? तो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों सड़क परिवहन। चलिए अगला प्रश्न है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, यानी कि कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों इस पाइपलाइन को बोलते हैं HVJ, यानी कि हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। यानी कि एक तरीके से हजीरा गुजरात में, हजीरा जो है मध्य प्रदेश, कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान रखना है कि जगदीशपुर जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो जगदीशपुर पड़ता है गुजरात में, ठीक है। कहीं ना कहीं विजयपुर पड़ता है जो कहाँ पर पड़ता है? MP में। और हजीरा जो पड़ता है प्यारे बच्चों ये कहाँ पर पड़ता है आप लोगों का? तो ध्यान रखना है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से तीनों को जोड़ने वाला जो राज्य है या तीनों राज्य जुड़े हुए हैं हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर से। पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतः स्थली तथा अधिकतम गहराई का पतन है, यानी कि ऐसा ये अपना पश्चिमी घाट है बच्चों, ये पूर्वी घाट है। ये कौन सा घाट है? पूर्वी। और ये घाट कौन सा है बच्चों? पश्चिमी। तो पश्चिमी घाट नहीं, पूर्वी घाट पर, ठीक, ये पूर्वी तट पर स्थित एक बहुत अधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। तो ये चारों के चारों बच्चों जो है एक तरीके से पूर्वी तट पर ही है, लेकिन गहरा पूछा है तो गहरे का आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है, जो कि कहां पर पड़ता है बच्चों? आंध्र प्रदेश। चेन्नई जो कि है ये तमिलनाडु के पास पड़ता है। पारादीप कहीं ना कहीं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है उड़ीसा के पास। और तूतीकोरिन भी कहीं ना कहीं कहां पर पड़ता है? ये चेन्नई के पास। चलिए 279वें नंबर का प्रश्न है, भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? तो भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का जो प्रमुख साधन है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेल परिवहन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो ये आप लोगों को मैं इससे पहले बता चुका हूं। यदि आप लोगों ने तभी से लेकर अभी तक पूरी क्लासेस देखी है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज पता होगी। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पत्तन है जो देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है? तो ऐसा मार्मागोवा, कोचीन, मुंबई, कांडला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों मार्मो गोवा। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, तो इसमें हम ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो प्यारे बच्चों जो विश्वकोश नामक ग्रंथ है इसकी रचना दिदरो ने, नेकर ने, रूसो ने, वॉल्टेयर ने। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की जो रचना की है बच्चों वो दिदरो ने की है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो अष्टाध्यायी की रचना करने वाले जो लेखक है बच्चों याद रखिएगा पाणिनि है, ठीक। ऐसे ही अर्थशास्त्र की रचना करने वाले या अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की है बच्चों कौटिल्य ने। किसने की है? कौटिल्य, जिन्हें हम कहीं ना कहीं विष्णुगुप्त कहते हैं, ठीक। ऐसे ही इंडिका जैसे नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इंडिका जैसे ग्रंथ की रचना की है प्यारे बच्चों मेगास्थनीज ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? तो जो जर्मनी है उस जर्मनी के अंतर्गत जो एक करने की जो आधारशिला है वो किसके द्वारा? नेपोलियन थर्ड, विलियम प्रथम,
बिस्मार्क या नेपोलियन बोनापार्ट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट इसका सही उत्तर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 284वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले फ्रांसीसी कलाकार हैं। यानी कि एक तरीके से जो राष्ट्रवाद है उस राष्ट्रवाद को किसके माध्यम से बच्चों? चित्र के माध्यम से दर्शाने वाले फ्रांसीसी कलाकार कौन हैं? तो इमैनुअल सेकंड, हैब्सबर्ग, फ्रेडरिक सोरियू, मैट्सिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों फ्रेडरिक सोरियू। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है बच्चों? तो ये न्याय का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, साक्षरता का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों न्याय। क्या हो जाएगा? न्याय। यानी कि आंखों पर पट्टी बंधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेडरिक सोरियू कहाँ के कलाकार थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे या फ्रांस के थे, स्विट्जरलैंड के थे या आयरलैंड के थे? तो फ्रेडरिक सोरियू की यदि हम बात करें बच्चों तो फ्रेडरिक सोरियू जो थे ये कहाँ के थे बच्चों? तो फ्रांस के कलाकार थे। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। जो नेपोलियन था इसने इटली पर आक्रमण कब किया? इटली प्यारे बच्चों जिसकी राजधानी क्या है? रोम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1797 में, 1798 में, 1799 में, 1796 में। तो नेपोलियन का इटली पर जो हमला हुआ था प्यारे बच्चों वो हुआ था 1797 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 288वां। ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था। अब ये ग्रीम बंधु जो थे इनका जन्म जो है कहां पर हुआ था? जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में, ऑस्ट्रिया में। तो ग्रीम बंधुओं का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये कहां पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारत के अंतर्गत जो कांग्रेस है जो भारत की सबसे पहली पार्टी के रूप में जिसका नाम आता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884, 1882, 1885, 1886। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों? ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो बिहार के अंतर्गत जो चंपारण आंदोलन है वो चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? 1917, 1916, 1930, 1915। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है बच्चों वो होने वाला है 1916। शुरू 1916 में हुआ था लेकिन इसका विस्तार जो हुआ था 1917 में। चलिए अगला प्रश्न है 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा थी उसके ऊपर बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्र नाथ सन्याल और चमनलाल ने, भगत सिंह और चंद्रशेखर ने। तो 1929 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इस पर बम फेंकने का जो कार्य किया था प्यारे बच्चों वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था। इनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। प्यारे बच्चों आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें हम टोटली 201 से लेकर 300 तक के प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा हमने टोटल 300 क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि इसमें बहुत सारी जानकारी आप लोगों को पता चली होगी। तो यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है इतना देखने के बाद भी तो वीडियो को लाइक करें और यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर भी जरूर करें। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 10 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 7 मार्च 1931, 8 मार्च 1931। तो गांधी इरविन समझौता होता है प्यारे बच्चों 5 मार्च 1931। कब होता है ये? 5 मार्च 1931। इसी गांधी इरविन समझौते के मध्य कितनी मांगे रखी गई थी प्यारे बच्चों? तो ये रखी गई थी अंग्रेजों के सामने कितनी? 11 मांगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे बच्चों, वो कब आए थे, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1905 में आए थे, 1915 में, 1919 में, 1921 में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो बच्चों भारत वापस आए थे, तो ध्यान रखना ये 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे, तब कौन सा दौर चल रहा था? तो प्यारे बच्चों, तब चल रहा था 1914 से 1918 का दौर, जिसे प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब गांधी जी भारत आए थे, तो ये कितनी तारीख को आए थे प्यारे बच्चों? तो ये 9 जनवरी को भारत में आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। तो कहीं ना कहीं 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? तो 9 जनवरी को जो मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि भारत के ही लोग जो कहीं ना कहीं भारत से बाहर रह रहे थे, वो वापस आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग चंपारण में, यरौदा में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है प्यारे बच्चों, वो किया था चंपारण में। कहां पर किया था? ध्यान रखना, भारत के अंतर्गत किया था, तो चंपारण में। बाकी केवल सत्याग्रह शब्द के प्रयोग की यदि हम बात करें कि केवल इतना सा, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग, ये नहीं कि भारत में, केवल पहली बार प्रयोग किया था, तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर किया था बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन भारत में पूछे तो कहां पर किया था? चंपारण में। चलिए, अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए तो प्रारूप समिति, या फिर हम यूं बात करें कि संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे बच्चों, वो कौन थे? तो संविधान सभा के सदस्य जो नहीं थे वो महात्मा गांधी थे। वल्लभ भाई पटेल, आप सभी को पता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आयरन मैन, यानी कि लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोगों को पता होगा, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए, अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सितंबर 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बच्चों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर। तो 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था नागपुर में। कहां पर हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। ठीक है, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत माता का पहला चित्र महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, अविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक, यदि हम बात करें राष्ट्रीय गान, जो कि जन गण मन अधिनायक जाया है, तो जन गण मन को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और एक तरीके से देखा जाए जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, अगला प्रश्न है, लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया? यानी कि लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का काम महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी वही हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होगा, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था गीतांजलि। ठीक, और गीतांजलि के लिए ही इन्हें आप लोगों को पता होगा 1913, ठीक, 1913 में क्या है, भारत में ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहली बार क्या मिला था बच्चों? नोबेल प्राइज। तो भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है, सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह हथियारों की ताकत, विशुद्ध आत्मिक बल, भौतिक बल, प्रेम और स्नेह है। तो सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो सत्य के लिए आग्रह था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों विशुद्ध आत्मिक बल। ठीक, तो आज की क्लास का सबसे आखिरी और अंतिम प्रश्न, जो कि 300वें नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा था कि हम 201 से लेकर 300 तक जाने वाले हैं, तो यानी कि आप लोगों के सामने ये कौन से नंबर का प्रश्न है? 300वें नंबर का प्रश्न है। और सामाजिक अध्ययन की 1000 प्रश्न की सीरीज जो है उसका तीसरा पार्ट है ये। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था?
प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? तो 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1905 से 1915, 1920 से 1922। तो पहले विश्व युद्ध का दौर जो है बच्चों वो ध्यान रखना 1914 से 1918। बाकी 1939 से 1945 कौन से विश्व युद्ध का दौर था? दूसरे विश्व युद्ध का दौर था, जिसके बाद आप लोगों को पता होगा 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद दुनिया के एक सबसे बड़े संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम था यूएनओ। इसका उद्देश्य क्या था? तो विश्व में शांति स्थापित करना, शांति स्थापित करना। तो शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो कि कहीं ना कहीं कब बनाया गया था बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था यूएनओ का, जिसका मुख्यालय आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी प्रश्न के साथ आज की हमारी क्लास होती है समाप्त। यदि आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, और यदि प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।